नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से हमारे खास मेहमान हैं श्री राजेश गोगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, Arun ji. Nice being with you again. Thank you very much. तो राजेश जी के साथ हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में कुछ ऐसे लीगल विषयों पर चर्चा की है, कुछ ऐसे कानूनी विषयों पर चर्चा की है जो कि समसामयिक विषयों में भी, समसामयिक संदर्भों में भी जिनका महत्व है, और जिसको लेकर कई तरीके की भ्रांतियां, गलतफहमियां रहती हैं। खासकर हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में जिसको आप कह सकते हैं कि अधकचरे ज्ञान के साथ बहुत सारे लोग बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप जो है वो करते रहते हैं, और संवेदनशील विषयों में। हाँ। आज एक ऐसा ही संवेदनशील विषय हमने लिया है जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी राजनीतिक रूप से भी बयानबाजी हुई है और कुछ उथल पुथल भी मची हुई है। तो विषय है डिपोर्टेशन का। डिपोर्टेशन यानी कि जो 5 फरवरी को 104 भारतीयों को अमेरिका में जो अवैध रूप से रह रहे थे उनको भारत डिपोर्ट किया गया। भारत आए वो, उसके बाद जो है डिपोर्टेशन को लेकर जो है वो कई तरीके की बातें हो रही हैं कि उनको हथकड़ी क्यों लगा कर लाई गई, क्या उनके अधिकार हैं या नहीं हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा विषय, अभी हाल ही में दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी हुए तो उसमें रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी, उनको लेकर भी चर्चा हुई। तो हम भारत में एक बड़ी संख्या में अवैध रूप से लोग रहते हैं जो कि खासकर बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो उनको डिपोर्टेशन, उनका डिपोर्टेशन करना वापस बांग्लादेश में, ये भी एक बड़ा प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा भी है। हाँ तो नो। इन सब विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो राजेश जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिपोर्टेशन है, और एक होता है एक्स्ट्राडिशन, यानी कि एक प्रत्यार्पण हो गया, और एक जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको वापस भेजना, जिसे हम डिपोर्टेशन कहते हैं। तो एक तो डिपोर्टेशन क्या है, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन को। तो थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें, फिर हम थोड़े और जो तकनीकी पक्ष है, कानूनी पहलू हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, डिपोर्टेशन जो अपने आप में शब्द आता है वो है डिपोर्ट मतलब किसी को दूसरे देश में भेजना। सबसे जरूरी पहली बात होती है कि आ, वो व्यक्ति जिसको भेजा जा रहा है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के नागरिक को तो हम कहीं भेज ही नहीं सकते। वो हमारे पास ही रहेगा, अपराध करेगा तो भी यही रहेगा, नहीं करेगा तो भी यही रहेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति जिसको डिपोर्ट करने का सोचा जा रहा है या प्रोसेस शुरू हो रहा है वो किसी और देश का नागरिक होना चाहिए, फॉरेन नेशनल होना चाहिए। तो हम अपने देश से एक फॉरेन नेशनल को वापस भेजते हैं। फॉरेन नेशनल है तो उसकी कोई कंट्री है, मान लो कोई पाकिस्तान से आया है, कोई अफगानिस्तान से आया है, कोई चिली से आया है, कुछ साउथ अफ्रीका से आया है, तो उसका देश है। तो हम उसको उस देश में वापस भेजते हैं और इसको बोलते हैं डिपोर्टेशन। और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे इमिग्रेशन लॉज हैं उसका उसने वायलेशन किया, फॉरेन एक्ट का वायलेशन किया, पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन किया, या कोई अपराध किया या ऐसा कोई काम किया जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उस देश को, भारतवर्ष या उस फॉर दैट पर्पस कोई भी देश अपने देश से विदेशी नागरिकों को, विदेशियों विदेशियों को निकाल सकता है अपनी अपनी पॉलिसीज के हिसाब से, अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से। ये अधिकार सब देशों के अंदर है। ये एक देश का सॉवरेन राइट है, जैसे सॉवरेनिटी बोलते हैं ना कि भाई सॉवरेन स्टेट है, प्रभु सत्ता, संप्रभु सत्ता जो बोलते हैं। तो जैसे कि युद्ध करना एक एक्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, ट्रीटी करना एक्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, तो डिपोर्ट करना भी एक्ट ऑफ सॉवरेनिटी है। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है किसी भी राज्य का, और इसके बारे में वो निर्णय ले सकते हैं और किसी को भी अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। विदेशी को उसके देश में डिपोर्ट कर सकते हैं अगर उसका कोई देश है। तो ये मोटी मोटी सी बात शुरुआत तो की इसको लेकर हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क जो है, यानी कि जो कानूनी ढांचा है, वो मोटे तौर पे अगर आप समझाएं कि भारत में अगर जो है अवैध रूप से कोई रह रहा है और उसको डिपोर्ट करना है, तो आपने थोड़ा सा तो अभी अपने जवाब में बताया, बट अगर आप थोड़ा सा और विस्तार से कि कौन से कानून, कोई खास कानून है जो अप्लाई होते हैं इस मामले में, क्या कानूनी ढांचा है। कई देशों में डिपोर्टेशन का ये बिल्कुल एक कानून होता है, डिपोर्टेशन लॉ बोलेंगे या एक्ट बोलेंगे। हिंदुस्तान में जो लॉ ऑफ डिपोर्टेशन है ये है तो सही, लेकिन ये बहुत बिखरा बिखरा सा हुआ है। ये कई एक्ट्स को मिलाकर उसमें से कहीं से कुछ, कहीं से कुछ मिलता है ना। सबसे जरूरी है वो फॉरेनर्स एक्ट। फॉरेनर्स एक्ट जिसको कि 1946 में बनाया गया था, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्ति होती है कि वो किसी की
किसी की विदेशी की एंट्री देश के अंदर, उसका यहाँ होना और उसका डिपार्चर, फॉरेन नेशनल्स का वो रेगुलेट करता है कि कौन फॉरेन नेशनल आएगा तो देश में कैसे एंटर करेगा, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा और वो कैसे जाएगा। ये सारी चीजें फॉरेन एक्ट के हिसाब से होती है। और सेक्शन 3 है फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, जो कहती है कि जो भारत सरकार है या केंद्रीय सरकार है, वो कोई भी कानून बना सकती है किसी भी विदेशी को देश में आने से रोकने के लिए। ऑथराइज टू गवर्नमेंट टू मेक ऑर्डर्स रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री, आने से रोकने का कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट, किसी भी विदेशी अगर देश में रहता है तो उसको बोल सकते हैं कि आप यहाँ आ गए हो, आप दिल्ली में इस जगह पर हो, अब आप इस स्थान को छोड़ोगे तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, उसके जाने इधर उधर घूमने पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि आप विदेशी हो, मैं आपको अभी भेज नहीं पा रहा, तो आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप एक जगह पे रहोगे। और तीसरी बात है कि डिपोर्टेशन, जो विदेशी है उनका डिपोर्टेशन का भी काम सेक्शन 3 फॉरेनर्स एक्ट 1946 उसके द्वारा होता है। एक और एक्ट है बड़ा महत्वपूर्ण, वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें भारत की नागरिकता के बारे में, वो कैसे लिया जाएगा, कैसे कैसे किसको मिलेगी, नेचुरल सिटीजनशिप है, अडॉप्टेड है, ऐसी सारी चीजें आती हैं। और इसी में ही दिया हुआ है कि अगर कोई विदेशी है, फॉरेनर है, जिसकी की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मतलब वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो सिटीजनशिप एक्ट में भी इसका एक हवाला आता है। एक और महत्वपूर्ण एक्ट है, वो है द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, मतलब पासपोर्ट भारत में अंदर आने का जो एक्ट है। तो वो बोलता है कि कोई भी विदेशी अगर भारत में आता है तो उसके पास अपने देश का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास भारत में आने का वीजा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी काम नहीं है तो भारत की सरकार जो है पासपोर्ट एक्ट 1920 की धाराओं के अंतर्गत और उसकी जो एंट्री है उसको 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 बाधित करके उसे डिपोर्ट कर सकती है, उसको वापस अपने देश में भेज सकती है। एक और एक्ट है द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। ये बोलता है कि कोई भी विदेशी जब भारत में आएगा तो उसको अपनी जो लोकल हमारे अथॉरिटीज हैं, जिसमें हमारे देश में एक ऑफिस है FRRO ऑफिस, तो उनको अपने वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है और उसकी जो भी शर्तें हैं, जो भी उनके नियम है, उनका पालन करना है। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता या रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसका पालन नहीं करता, तो भी उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, वापस भेजा जा सकता है। इसी तरह एक ऑर्डर है फॉरेनर्स ऑर्डर 1948। अब इस ऑर्डर के अंतर्गत सबसे ज्यादा कार्रवाई होती है। इसके अंतर्गत जो भारत सरकार है वो किसी भी फॉरेनर को रिमूव कर सकती है भारत से, अगर उसने वीजा कंडीशन को वायलेट किया या वो किसी इलीगल ऐसे एक्टिविटी के अंदर काम करता है। अभी आपने नाम लिया था एक्सट्रेडिशन, ये भी एक एक्ट है, द एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962। तो ये एक्सट्रेडिशन की हमारे समझौते होते हैं। एक्सट्रेडिशन होता है कि अपराधियों का आदान प्रदान, मान लीजिए हमारा कोई अपराधी किसी दूसरे देश में चला गया, तो और उस देश का अपराधी हमारे देश में आ गया, तो हम उस अपराधी को पकड़ के उनका देश मांगेगा तो हम उसको वापस करेंगे। तो जहां समझौता होगा, तो एक्सट्रेडिशन एक्ट है जिसके अंदर आपस में समझौता होता है, ट्रीटी होती है, उसके अंतर्गत अधिकार दिए जाते हैं कि आपका कोई अपराधी हमारे यहाँ होगा या हमारा कोई अपराधी आपके यहाँ पर होगा तो हम उसको आपको सौंपेंगे। कई देशों के साथ हमारा वो है, ये थोड़ा अलग है। ये अपराध, इसका अपराधी होना जरूरी है। एक्स्ट्राडिशन में अपराधी होना जरूरी नहीं है। इसमें अगर वीजा की वायलेशन है, वीजा एक्ट की, या पासपोर्ट प्रॉपर नहीं है। आपकी आवाज थोड़ी मुझे नहीं आ ये रही। डिपोर्टेशन में अपराधी होना जरूरी नहीं। नहीं, एक्स्ट्राडिशन में अपराधी होना जरूरी है। हाँ, और लेकिन डिपोर्टेशन में अपराधी होना डिपोर्टेशन जरूरी में जरूरी नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट का एक्सपायरी हो गई, वीजा हो गया, तो एक तरह का अपराध तो है, फॉरेनर्स एक्ट का अपराध है, बहुत छोटी मोटी सजा है। ऐसे अपराध नहीं है कि है, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है जो। क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, दैट काइंड ऑफ ए वेरी सिवियर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। और इसके अलावा हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसके अंदर भी प्रावधान है कि जो फॉरेनर्स कन्विक्टेड हो जाते हैं क्रिमिनल केसेस में, उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे मोटा मोटा लगभग 7 कानून इसके बारे में करते हैं। हमारे यहाँ एक कानून के अंतर्गत ये सब चीजें नहीं है और इसलिए फैला फैला रहता है, मुश्किल हो जाता है भारत से किसी को डिपोर्ट करना, काफी विकट स्थिति है। मैं एक और बताना चाहता था कि कानूनों के अंदर भी ये प्रावधान है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी के खिलाफ ऑर्डर पास किया कि उसको डिपोर्ट करना है,
तो वो व्यक्ति फिर चैलेंज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, वो अपील फाइल कर सकता है उसका। वो अपील भी चलती रहती है, 2 2 3 3 साल, 4 4 साल, 5 7 साल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप भारत में आ गए हो तो आपको यहाँ से डिपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सालों साल लग सकते हैं। इसमें एक पक्ष में आपसे और भी जानना चाहता था राजेश जी, क्योंकि जो हम लोगों की कैमरे पर आने से पहले चर्चा हो रही थी, जिसमें आपने अच्छी जानकारी दी थी कि जब आपको डिपोर्ट करना है, जैसे बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं अवैध रूप से, तो उनको डिपोर्ट करने में दिक्कतें आती हैं। और तो जैसा आपने बताया था कि दूसरे एक ऐसा प्रावधान भी है कि भाई दूसरा देश पहले माने तो सही कि ये हमारा नागरिक है, तो तभी आप डिपोर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस विषय में बताएंगे तो है। ये डिपोर्टेशन जैसे मैंने बताया फॉरेन नेशनल, इसके जो सारे सातों कानून है उसमें नाम आता है फॉरेन नेशनल। तो किसी विदेश का मतलब किसी दूसरे देश का नेशनल होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। तो अब क्या है, डिपोर्टेशन है, हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति पकड़ा गया जो किसी विदेश का नागरिक है, किसी और देश का नागरिक है, उसने अपराध किया, या उसने वीजा कंडीशंस का वायलेशन किया, या उसका पासपोर्ट प्रॉपर नहीं है, हम उसको वापस करना चाहते हैं। तो दो चीजें हो गई, दूसरे देश का नागरिक होना जरूरी है। तो जब हम उस पूरी प्रक्रिया को, उसको ढूंढने का ये सारा करते हैं, तो फिर हम कहते हैं भैया मान लीजिए, अब बांग्लादेश की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप बांग्लादेश के नागरिक हो, हमने आपको पकड़ लिया है, आपका जाना जरूरी है। तो हम बांग्लादेश सरकार, कोई भी देश दूसरी सरकार को निवेदन करता है कि देखिए आपका एक नागरिक हमारे यहाँ पर रह रहा है, वो हमारे यहाँ वांछित नहीं है, हम उसको नहीं रखना चाहते, हम उसको वापस भेजना चाहते हैं, आप उसको ले लो। तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाला नागरिक कहता है हाँ अच्छा, मेरा एक नागरिक आपके यहाँ रह रहा है, वो अपराध में लिप्त है, ओह बहुत बुरा हो गया, अच्छा मैं उसको ले लेता हूँ। तो अगर ये दोनों मान जाते हैं कि आपका नागरिक और अपराध वापस भेजना है, सामने वाला कहता है हाँ मेरा नागरिक अपराधी है, मेरे को वापस भेज दो, तो होता है प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर द कस्टडी ऑफ द डिपोर्टेड पर्सन, फॉरेन नेशनल कहा जाएगा। तो इसमें कितना जरूरी है एक सॉवरेन स्टेट का मानना कि मेरा एक नागरिक आपके यहाँ है, और मेरा एक नागरिक आप मुझे वापस देना चाहते हो, मैं मानता हूं वो मेरा नागरिक है, मैं उसको वापस लेने के तैयार हूं। जब तक ये चारों चीजें एक साथ नहीं जुड़ती हैं, ये बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। जैसे हम अभी भारतीय संदर्भों में बात करते हैं, आपने आपने बांग्लादेश या रोहिंग्यास का नाम लिया, तो काफी चर्चा रहती है भारत में, बांग्लादेशी घुसपैठिए और ऐसे ऐसे करके, और उसका नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम, वो 5 लाख, 10 लाख, 50 करोड़, 10 करोड़, सौ तो करोड़ नंबर एक्चुअली बहुत एस्टिमेट हो ही नहीं कुछ पाता भी, है। मतलब ये मतलब समझ नहीं लाखों आता। से लेके करोड़ों में उसका ये नंबर वेरी ये कर ये रहा है। मतलब क्या है, ये भारतवर्ष है क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी सिटीजनशिप रजिस्टर है भाई, सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप रजिस्टर का पहले से ही प्रावधान है। तो हम इतने सालों से, मैं 71 में भी छोटा बच्चा होता था, तो 71 से ये बांग्लादेशी उससे पहले आने शुरू हुए थे, बिकॉज द वॉर वॉज वेज्ड बाई इंडिया, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज वर कमिंग, बांग्लादेशी नेशनल्स वर कमिंग टू इंडिया। तो उस समय से ये आने शुरू हुए। आज भी अगर आप पूछो किसी भी मैं एजेंसी, राजेश जी एक मिनट थोड़ा सा वो कर देता हूँ। आपने कहा वॉर वॉज वेस्ट बाय इंडिया, मुझे लगता है वो जो पाकिस्तान है वास्तव में ये था, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा था वहां पर हाँ हाँ एक्चुअली हाँ, वॉर वॉज वेस्ट बाय पाकिस्तान ऑन सॉरी ईस्ट सॉरी, बांग्लादेशी हाँ, पीपल। जब पाकिस्तान, मतलब सॉरी पाकिस्तान कहना, तो तब तक वो दोनों पाकिस्तान थे, जब तक ये पंजाबी वाला जो पाकिस्तान था, और बांग्लादेशी पाकिस्तान मान के चला था, बंगालियों का पाकिस्तान। तो जब वहां पे ये भुट्टो के कारण से सारा का सारा रिजेंटमेंट शुरू हुआ, एक बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान की बात शुरू हुई, तो यहाँ से जो पंजाबी और दूसरी फौजें थी पाकिस्तान से, वो वहां गई, उन्होंने काफी अत्याचार किया बंगालियों के ऊपर। तो बहुत ज्यादा अत्याचार होने से वहां से बहुत से लोग, हिंदू मुस्लिम सब, हिंदुस्तान की तरफ आने लगे, बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज हिंदुस्तान की तरफ आए। तो इंदिरा जी ने जो भी चर्चा की थी, वो हमारी प्रधानमंत्री थी, बड़ी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इंटरनेशनल एजेंसीज को, हमारे पास बहुत बड़ी नंबर में एक लोग आ रहे हैं, रिफ्यूज ले रहे हैं, एक मानवीय संकट पैदा हो गया, तो इसलिए हमारा इंटरवीन करना जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को लेके, ये जो फॉरेनर्स की प्रॉब्लम है, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम है, एक्सट्रेडिशन सॉरी डिपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, उन्होंने इंटरवीन किया। वहां जो हमारी एक छोटी सी बांग्लादेशियों की एक लोकल सेना बनी थी, मुक्ति बाहिनी,
जिसको भारत सरकार ने, भारत फौजों ने मदद किया। तो इस तरह से उस वक्त भी यही बात था। तो लेकिन 71 ये हुआ था, 50, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 69, 68, 69, 70, 71 से ये चीजें आनी शुरू हुई। और आज अगर पूछा जाए किसी भी समझदार आदमी से कि आप बताओ भारत में कितने बांग्लादेशी हैं, क्या भारत सरकार के पास इसका रिकॉर्ड है, क्या भारत के सरकार के पास इसकी संख्या है, संख्या है तो कितनी है, वो संख्या आपने कहाँ पे लिखी हुई है, किस आधार पे लिखी हुई है। तो माफ कीजिएगा, पहली एक्सरसाइज जो है वो असम में हुई। और असम में जब इतनी सारा, इतना हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद नंबर आया, तो पता चला 19 लाख लोग थे यहाँ पर, जो कि बांग्लादेशी थे, जिसमें से एक बड़ी संख्या हिंदुओं की भी थी। जिसके कारण से हमें वो कानून भी लाना पड़ा, जिसमें हमने बोला कि जो हिंदू आ गए हैं इस तारीख से पहले पहले, उनको हम वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बड़ी विकट है, इसमें कुछ जानकारी भी नहीं है बांग्लादेश का है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास जानकारी हो जाती है कि भारतवर्ष के अंदर, कहिए अगर मैं 5 करोड़ भी बोलूंगा तो 90% हिंदुस्तानी जो जनसंख्या है वो बोलेगी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 करोड़ तो होंगे होंगे। तो देखिए अब होना क्या है, भारतवर्ष 5 करोड़ लोगों की संख्या का एक सूची बनाएगा, और वो बांग्लादेश सरकार को बोलेगा कि बांग्लादेश, बांग्लादेश, मेरे पास तुम्हारे 5 करोड़ नागरिक हैं, ये उनकी संख्या है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, तुम इनको वापस क्यों नहीं ले लेते। तो अब बांग्लादेश जो है वो बोलेगा कि भारत, 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 ये तो मेरे नागरिक ही नहीं, ये तो मेरे नागरिक नहीं है। जब तक बांग्लादेश मानेगा नहीं कि वो उसके नागरिक है, तब तक ये लोग, एक स्टेटलेस लोग, स्टेटलेस पीपल, एक नया संदर्भ है, मैं नया शब्द प्रयोग कर रहा हूँ आपके लिए, दर्शकों के लिए नया होगा, स्टेटलेस, मतलब जिनका कोई राज्य नहीं है, ऐसे लोग, इनकी संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है, हिंदुस्तान में इनकी संख्या होती जा रही है। तो फिर तो इसमें लेनदारी देनदारी होनी है, और ये हो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी हम देखें, 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया था। असम के डिटेंशन सेंटर में लोग रहते हैं, 68 लोग डिटेंशन सेंटर में रहते हैं, और वो 3 साल से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा, असम सरकार से पूछा, आप इनको वापस क्यों नहीं करते हो। तो असम सरकार को जवाब नहीं दे पा रही है कि हम इनको क्यों वापस नहीं करते। वापस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 68 लोग जिनका वो नाम दे रहे हैं, ये सिद्ध होना चाहिए कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, बांग्लादेश जो है इस बात को मान ले वो हमारे नागरिक हैं। तो एक 68 लोग जो डिटेंशन सेंटर में असम में रखे गए हैं पूरी एक्सरसाइज के बाद, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट डांट रही है असम को कि क्या कर रहे हो, ये देश की सुरक्षा का मामला है, वापस क्यों नहीं करते। वो भी वापस नहीं हो पा रहे हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा मसला है, और इसके बारे राजेश में। जी, मैं इसमें एक जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये 16 मई की पीटीआई की रिपोर्ट है, 16 मई 2016 की। हाँ, जो जो भारत में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी संख्या, जो उस समय के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू थे, उन्होंने राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न के उत्तर में ये बताया कि लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी जो है वो अवैध रूप से भारत के अंदर रह रहे हैं। ये एक सरकार की तरफ से जो लास्ट हमने अभी मतलब देखा था, रिकॉर्डेड, और ये डेटा रिकॉर्डेड मैं, नंबर है। हाँ जी, मैं कोट कर रहा हूँ, ये पीटीआई की रिपोर्ट है। पीडीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पीटीआई। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की कवरेज करते हुए, जब श्री किरण रिजिजू ने संसद के अंदर एक प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें उनसे पूछा गया था कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से कितने बांग्लादेशी हैं, तो उन्होंने 2 करोड़ का जो है आंकड़ा दिया। बहरहाल हम इससे आगे बढ़ते हुए एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ राजीव जी, थोड़ा सा, अभी हम भारत से डिपोर्ट करने वालों की बात कर रहे थे, अभी जो ये लोग अमेरिका से डिपोर्ट होके वापस आए हैं, जब ये कोई व्यक्ति डिपोर्ट, और आपने ये बताया कि भारत से तो अगर किसी को डिपोर्ट करना है तो उसके पास राइट है प्रोटेस्ट, मतलब एक कानूनी उसके पास प्रावधान है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चला जाता है और उसको चैलेंज कर सकता है। अब जब ये भारत में पहुंचे हैं, ये जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे भारतीय, अमेरिका से यहाँ पर, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अब ये गए तो गैर कानूनी रूप से थे, हालांकि एक डबल वहमी हो गई, ये पैसे दे के गए भी, ठीक है ना, और वापस भी आना पड़ा। यहाँ पे आने के बाद उनकी क्या कानूनी स्थिति है, बेसिकली जो है क्या उनका स्टेटस है, जो है यहाँ पर आने के बाद क्या उनके खिलाफ भी कोई मामले बनते हैं, या वो कोई रिलीफ अगर लेना चाहें तो कोई उनके लिए कोई कानूनी प्रावधान है।
मतलब लीगल फ्रेमवर्क जो बाहर से डिपोर्ट होके भारतीय यहाँ आ रहे हैं उनके बारे में कुछ कहता है, या चुप्पी है बेसिकली, एक जिसको बोलते हैं कि केस लॉज के हिसाब से होगा, या एक जो भी जूरिस्प्रूडेंस का ट्रेडिशन है उसके हिसाब से होगा, मोटे तौर पर अगर आप कुछ बता देखिए, सकें। अब दो तरह के हो गए ना, एक अमेरिका कानून, एक भारत का कानून। और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इंटरनेशनल इशू हो गया, तो इंटरनेशनल जो है हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस इसमें काम आती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग निकाले जाते हैं देशों में। हमारा प्रथम विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये मामले पैदा हुए कि ये हमारे नागरिक नहीं है, वो हमारे नागरिक नहीं है। तो जब से वो स्थिति हुई तो काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में चर्चा हो रही थी। तो मैं थोड़ा उसके अपने दर्शकों को थोड़ा इसका अंतर्राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य है, रेमिफिकेशन, इंटर रेमिफिकेशन, उसमें क्या क्योंकि ये होता है भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय है, तो दिन इसलिए लेके मैं नहीं। आपने आपका प्रश्न में था नहीं, तो मैं अपनी तरफ से मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कुछ चीजें अपने दर्शकों की जानकारी के लिए। सबसे बढ़िया नाम आता है, पहले नाम आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये यूडीएचआर, ये 1948 में इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई, जिसके अंदर उन्होंने बोला उसका आर्टिकल 9 कहता है कि ये किसी का भी आर्बिट्रेरी डिटेंशन नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति जो है डिटेन किया है पेंडिंग पेंडिंग डिपोर्टेशन, वो कैन अप्लाई टू डिटेंशन पेंडिंग डिपोर्टेशन, तो उसके आप जबरदस्ती नहीं रख सकते। अगर आपकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है तो भी उसको कुछ अधिकार मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 13 कहता है उसका कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन ए कंट्री एंड राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन, ये भी उसको अधिकार हर व्यक्ति को, नागरिक को नहीं, ये हर व्यक्ति को मिलने वाले अधिकार है। और राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन अदर कंट्रीज, ये एक कन्वेंशन आई। उसके बाद हमारी दूसरी कन्वेंशन है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। बहुत ही जबरदस्त कन्वेंशन है। सारे के सारे जो मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता और ये है, ये सारे के सारे अधिकार जो है इस कन्वेंशन के नाम से बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ICCPR बोलते हैं। इसमें बोलते हैं, उसका आर्टिकल 13 कहता है कि किसी को भी जो है केवल लॉफुल तरीकों से निकाला जा सकता है देश में, मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जब तक कि ऐसा ना हो कि आपके राष्ट्रीय सुरक्षा पे बहुत बड़ा खतरा हो जाए, तो प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बता कि भारत से अगर डिपोर्टेशन का ऑर्डर है तो हमारा लॉ कहता है कि आप उसकी अपील कर सकते हो, तो अपील चलती रहती है। और दूसरा वो बोलते हैं कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, अगर दूसरे देश का नागरिक है भी, तो आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। आर्टिकल 7 ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR 1966। मैं बार बार नाम ले रहा हूं ताकि दर्शकों को ये अंतर्राष्ट्रीय जो जी हमारे बिल्कुल कन्वेंशन बिल्कुल। है उनके बारे में मालूम चले। तो उसका आर्टिकल 7 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, नागरिक नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि नागरिक नहीं होंगे ना, तो वो उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, उसके साथ क्रोलिटी नहीं कर सकते, कुछ इनह्यूमन बिहेवियर नहीं कर सकते, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, विच इज रेलेवेंट टू डिपोर्टेशन प्रैक्टिसेस। आर्टिकल 7 ऑफ ICCPR सेज prohibits torture or cruel, inhuman or degrading treatment which is relevant to the deportation practices। आर्टिकल 12 कहता है protects the right of liberty and freedom of movement। अब आर्टिकल 7 पे जो शब्द प्रयोग होते हैं बहुत बढ़िया है। prohibits torture, cruel, inhuman, degrading treatment। अब जब आप ये अमेरिका से आने की बात करते हो तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ये तो अमेरिका पे भी लागू होती है और बाकी देशों पर भी लागू होती है। जिस तरह से अभी हमें खबरें सुनने में आ रही हैं, एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के कारण से मुझे बहुत ही दुख और कष्ट होता है जब आप भारतीय नागरिक जो कि अपराधी नहीं है, और जो कि उनको आप उस अब हथकड़ियां, कमर में लोहे के वो, और पैरों में बेड़ियां, तो ये इनह्यूमन था, ये डिग्रेडिंग था, और ये क्रूअल टॉर्चर था। तो अगर आप, अमेरिका ने इस प्रकार का ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय, हम मानव अधिकार के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा काम किया जो कि अमानवीय तो था ही था। इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1946 के आर्टिकल 7 का बहुत ही जबरदस्त उल्लंघन था और है। इसको बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था। मतलब उनको तो बाहर भेजना है ना। जब हमारे हिंदुस्तान में मैं अपने काम के दौरान के अंदर काफी डिपोर्टेशन के केसेस के बारे में काम कर चुका हूँ, एक्सट्रेडिशन के भी काम कर चुका हूँ।
तो उसके अंदर क्या होता था कि हमें आदमी को देना है, हम उनकी सरकार को बोलते थे कि हम आदमी को दे रहे हैं, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर। उसके बाद उनका काम है वो कैसे देके जाएंगे। इस मामले में इतना उनको बेड़ियों में सबके लाना, एक एक मिलिट्री जहाज के अंदर भेजना, जैसे कि एक इन्वेजन हुआ जिसके अंदर वो शामिल थे। हमने देखा है जो अफगानिस्तान की आईएसआईएस की लड़ाई हुई थी, उसके जो लड़ाके थे उनको जेलों में ऐसे करके ले जाया जाता था। हमारे भारतीय नागरिक बेचारे कमाने के लिए मुझे अपने। लगता है राजेश जी इसकी स्थिति कमोबेश इंप्रूव करेगी। एक ट्रम्प आए, उनको डोमेस्टिकली हाँ, कुछ वो जो भी कुछ प्ले है आउट करना मतलब। था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ। इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे एंड होपफुली इट कुड हाँ। बी डन इन अ बेटर वे। मैं एक एक। अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा था राजेश जी कि क्या जो भारत का कानून, आपने बहुत अच्छा इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस के बारे में जानकारी दी, तो जो भारत के कानून हैं उनका कितना अलाइनमेंट जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है डिपोर्टेशन का, तो दोनों के बीच में अलाइनमेंट जो भारत के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, तो कितनी आप जिसको इंटीग्रेशन कह लें या सिनर्जी कह लें या अलाइनमेंट कह लें, कितनी आप देखते हैं? और एक उसके साथ ही एक और अंतिम प्रश्न और भी जोड़ देता हूँ, अंतिम के साथ ही एक छोटा प्रश्न और भी जोड़ देता हूँ, जिसके शायद जवाब आप जितना भी चाहें लंबा दे सकते हैं। क्या हमें एक यूनिफाइड, पहले की स्थितियां डिफरेंट थी, लेकिन क्या हमें एक अ, अलग से डिपोर्टेशन कानून की जो है आवश्यकता है, ताकि क्योंकि अगर 2 करोड़ का ऑफिशियल डेटा ही आ रहा है, और ये समस्या बड़ी है, तो इसके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सीरियस रिपरकशंस हैं। वेस्ट बंगाल और असम में डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो चुके हैं जो है कई जगहों के। तो और तो इसके राजनीतिक जो है भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो क्या हमारे को एक अलग डिपोर्टेशन कानून बनाना चाहिए जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो थोड़ा चीजों को और ज्यादा जिसको कर सकते हैं, ठीक कर सके, थोड़ा कंफ्यूजन को कम कर सके जी। मैं एक थोड़ी मतलब 1 मिनट का थोड़ा बाधा डालना चाहूंगा। मैं बता रहा था इंटरनेशनल कन्वेंशंस, तो मैंने 2 बोल दी। हाँ मैं जी, सॉरी 2 मिनट के अंदर सॉरी। बाकी 6 बता देता हूँ ताकि हमारे दर्शकों को मालूम रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की चीजें होती हैं, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या होते हैं। तो एक तीसरी कन्वेंशन है, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1951 एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें से बांग्लादेश में से भी काफी का नाम रिफ्यूजीज के तौर पर आता है। एक आता है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ और पनिशमेंट, सीएटी बोलते हैं इसको, 1984 का एक कन्वेंशन है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, 1990। काफी इसमें से वर्कर्स हैं, इसमें से बहुत सारे वर्कर्स हैं, आप समझिए इस बात को। और आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बहुत चिंतित है, अभी उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट भी दी है। और एक दूसरा है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, 1950। और कुछ रीजनल कन्वेंशन हैं उनके बारे में जाना नहीं चाहता। हाँ जी, क्योंकि जो भारत के सारे कानून है, चाहे वो फॉरेनर्स एक्ट है, चाहे फॉरेनर्स एंट्री है, पासपोर्ट एक्ट है, ये सब कुछ है, भारत ने बहुत सी कन्वेंशन साइन नहीं की हुई है। लेकिन भारत ध्यान रखता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ना हो कि उनको लगे कि भारतीय जो भारत का जो सरकार है वो अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं को सम्मान नहीं देता। तो इस कारण से भारत के सार कानून जो है, ये जो मैंने पहले कानून के बारे में बताया था, ये सारे के सारे यहाँ पे रहने वाले विदेशी नागरिकों को पूरा सम्मान, पूरा मतलब केयर, पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, उनको कानूनी अधिकार देते हैं, उनको अपील का अधिकार देते हैं। हम रिपोर्ट करने का ऑर्डर भी करते हैं तो उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि असम के अंदर जब ये वो हुआ, सिटीजनशिप का ऑडिट हुआ या वो सारी कार्रवाई चली, तो सुनने में आ रहा है उनको बार बार डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर क्यों, जेल क्यों नहीं। ये अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न है और यही इसका उत्तर है जो आपने पूछा। क्योंकि जिसको माइग्रेट कर रहे हैं वो अपराधी नहीं है, तो ही शुड बी एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, he should not be there in the jail, he should be in the protected custody, protected custody detention center, detaining, restricting their movements, detention center। तो सब देशों में बोला हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, आसाम में भी डिटेंशन सेंटर सुनने में आ रहा था कि इतने लोगों का बन गया। अभी मैंने बोला 68 लोगों को डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं, तो वहां पे ढंग से रह नहीं पा रहे, उनको भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट चिंतित हो रहा है। तो डिटेंशन सेंटर में उनको हिंदुस्तान में रखा जाता है। अगर ये 2 करोड़ हैं
तो इन 2 करोड़ को हमें डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास डिटेंशन सेंटर की संख्या 15,000 मतलब 50-100 हजार से ऊपर की है। और डिटेंशन सेंटर में जब हम रखते हैं तो वो दूसरे देश का नागरिक है, तो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि उस दूसरे देश के नागरिकों को जो हमारे देश में आ गया और हम उसको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, तो उसके खाने पीने रहने, उसकी मेडिकल और सब तरह की सुविधाएं का ध्यान हम रखें। ये अपने आप में बहुत मुश्किल और खर्चीला मामला है। तो ये सारी ऑब्लिगेशन, लेकिन भारतवर्ष ये सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करता है। दिल्ली में डिटेंशन सेंटर है जहां पे फॉरेनर्स को रखा जाता है, जेल में नहीं रखा जाता, डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, या जिसको असली शब्द है, कानूनी शब्द है, प्रोटेक्टिव कस्टडी। तो असम में भी यही नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी है तो इनको मारो पीटो धक्के मार दो, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। उन सबको बड़े सम्मान के साथ डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा या प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाएगा, खाना पीना रहना मेडिकल सब कुछ दिया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि उनको वापस भेज दें। तो भारत सरकार और भारतीय जनतंत्र जो है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस, चाहे उन्होंने उसको साइन किया है या नहीं किया है, उसकी मान्यताओं को पूरा सम्मान देता है। भारत में जो भी फॉरेनर नेशनल है जो कि जिसको डिपोर्ट करना है, उसको पूरा सम्मान, उसका पूरा ध्यान, उसको पूरी प्रोटेक्शन ये भारत सरकार देती है। इस कारण से हमारा भारत का रिकॉर्ड फॉरेनर्स के बारे में और डिपोर्ट करने वालों के बारे में बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है तो वो बोले उनके खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी करो। तो भारत की सरकारें ही नहीं, भारत की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि ये जो फॉरेनर्स हमारे देश में हैं, चाहे वो घुसपैठी है चाहे कुछ है, उनको पूरा सम्मान, उनका पूरी मानवता के साथ उसका ध्यान रखें। ये हमारे हमारी भारतीय परंपरा है, उसको हम निभा रहे हैं। हमारी भारतीय सरकार और हमारी भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब इसके बारे में बहुत चिंतित हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में उनको रखा जाता है। राजेश जी, मैं एक जो दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़ के जो लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा था जी। कि क्या हमारे को एक यूनिफाइड डिपोर्टेशन, ओ यस एक मतलब यस, एक यूनिक कानून, लेकिन उसके बिल्कुल साथ में बिल्कुल, हाँ। एक और चीज जोड़ा जो आपने बड़ी अच्छी बताई कि क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई सरकारें क्यों डिपोर्ट नहीं कर रही हैं, जब पता है चलो 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं सब वो, लेकिन आपने ये दे दो। अच्छी बात बताई कि बांग्लादेश अगर मानेगा कि वो उसके नागरिक है तभी हम उसको डिपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या, ये बात मतलब मैं करेक्ट हाँ नहीं हाँ, रॉन्ग है? बिल्कुल, अब यस। बांग्लादेश उसको मान नहीं रहा, हम मान उसको नहीं नहीं रहा। मान रहे हैं, तो हाँ क्या कोई कानून लाकर क्या इस चीज का जो है वो, या कोई मतलब व्यवहारिक समाधान हो सकता है जो है ये मसला जो है, ये तो मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। आपने आपने ये सारी जो बात की ना, एक आपने एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन का रास्ता खोल दिया, विच इज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेटलेस पीपल। क्योंकि अगर ये 2 करोड़ लोग जिसको हम बोलते हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, मतलब फॉरेन नेशनल्स हैं, बांग्लादेश कहता है, मान लीजिए क्योंकि बांग्लादेश कहता है कि आपने तो अभी तक, अभी पीछे ही पिछले 2 साल पहले ही मैं किसी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था फॉरेन सेक्रेटरी की, तो बोला हमें तो बोला नहीं कभी कि हमारे यहाँ नागरिक है, ना हमें सूची दी। हम हमें सूची दोगे तो हम जवाब देंगे ना। तो बांग्लादेश, मान मान लीजिए कि हम कहते हैं ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, बांग्लादेश कहता है कि मेरे नागरिक नहीं है, तो ये लोग कौन है? तो ये स्टेटलेस पीपल बन जाएंगे, राज्य विहीन लोग। भारत में राज्य विहीन लोग इस समय तो ये सारे, ये जो इलाका है फिलिस्तीन का, ये सारा, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, तकरीबन 45-50 लाख के आसपास। अगर ये विकट स्थिति आती है जिसमें भारत कहता है, 2 करोड़ का नंबर आपसे मैंने सुन रहा हूँ, अच्छी बात है अगर भारत सरकार के पास ये सूची है, आई एम वेरी हैप्पी। और ये हम बोलते हैं कि आप ले लो, वो कहते हैं हम नहीं लेते, तो हमारे देश में 2 करोड़ स्टेटलेस पीपल, राज्य विहीन लोग हो जाएंगे। और अगर ये होता है तो भारत वाला देश बन जाएगा। तो वो अपने आप में एक सीक्रेट से आती है। लेकिन दूसरी बात, आप कानून की बात कर रहे थे, राजेश जी, जितना आप एक बार ये दोबारा रिपीट कर दीजिए क्योंकि बीच में एक बार शायद इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से फ्रेम फ्रीज हो गए थे। जो आप ये कह रहे थे कि अगर भारत में 2 करोड़ लोग जिनको हम कहते है, हैं बांग्लादेशी हैं, नागरिक वो है। कहते हैं नहीं हाँ, है, तो मैं फिर उसको क्या होगा? रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कि हम, आपने बोला कि 2 करोड़ की उन्होंने बोला पाले, उन्होंने, सरकार ने बोला है तो उनके पास डाटा होगा जरूर कि किस प्रदेश में कितने, कौन कौन कहाँ पे कैसे। तो अगर हम 2 करोड़ की सूची लेते हैं कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, और हम बांग्लादेश को कहते हैं कि सर आपके ये नागरिक हैं, आप इसको ले लो,
और बांग्लादेश कहता है कि ये हमारे नागरिक नहीं है, इनके पास तो आपके आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है, हम इसको नहीं लेंगे। तो वी आर हैंडिंग ओवर दोस फॉरेनर्स। बांग्लादेश इज सेइंग वी वोंट एक्सेप्ट देम बिकॉज दे आर नॉट आवर सिटीजन्स। तो उन लोगों का स्टेटस जो है वो बन जाता है स्टेटलेस होने का, राज्य विहीन होने का। इसमें भी एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है स्टेटलेस पीपल के बारे में। हिंदुस्तान उसका अभी सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये 2 करोड़ लोग में से काफी सारे लोग, अगर जिनको बांग्लादेश नहीं मानता मेरे सिटीजन नहीं है, तो वो स्टेटलेस लोग हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेटलेस लोगों की संख्या इस समय जो है वो, ये जो हमारा ये जो फिलीपींस और सॉरी ये पैलेस्टाइन और इस पर आसपास वेस्ट बंगाल का जहां इलाका, वेस्ट बैंक, वहां पे सबसे ज्यादा तकरीबन वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया में जिसको आप पश्चिमी एशिया में 40-45 लाख लोग हैं। अगर ये चीज 2 करोड़ की हो जाती है तो भारत में 2 करोड़ स्टेटलेस पीपल, राज्य विहीन लोग हो जाएंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। एक बहुत बड़ा संकट हमारे लिए पैदा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे जो भारत सरकार है वो बहुत समझदार है, और वो चीजों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है, बहुत इतनी अच्छी तरह से हैंडल करती है कि दुनिया में सब लोग देखते रहते हैं कि भारत ने कैसे इसको हैंडल किया। तो हमारे जो देश को चलाने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथी हैं, वो उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। पर संकट आ सकता है, संकट आया हुआ है। कानून बनना चाहिए, मैं वो बात कर रहे थे अभी, 6 7 कानून तो मैंने बताया आपको कि इसमें इसकी चर्चा होती है। कोई भी एक कंसोलिडेटेड लॉ नहीं है जिसके अंदर सब कुछ कार्रवाई हो जाए। ये भी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि एक फॉरेनर्स एक्ट का एक सेक्शन, पासपोर्ट ऑर्डर का एक सेक्शन, इसका वो। मुझे भी जब मैं इन मुकदमों को कर रहा था और मैंने काफी किए, तो मैं सोचता रहता था, मैं कहा ये क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैं भी चाहता हूँ कि एक किताब हो मेरे पास, एक छोटा सा एक्ट हो जिसके अंदर 25 20 15 20 धाराएं हो। उस धाराओं के अंदर ये काम हो जाए, बंदे चले जाए, बंदे आ जाए, आराम से हो जाए। ये जरूरी है बहुत ज्यादा। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया है, मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। क्योंकि हमें तो आदत होती है कि जो कानून है उसको पढ़ लो, पर एक बेहतरीन कानून बने। और अगर हमें इस समस्या से निदान पाना है तो एक अच्छा कानून और एक अच्छी व्यवस्था और इसका होना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है, मैं बहुत ही मतलब चीजों को मान के चलता हूँ कि बहुत बेहतरीन चीजें हम कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा हम पीछे हैं। जब क्रिमिनल लॉ ये सब के, एविडेंस एक्ट के नए नए कानून आ रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, तो ये कानून भी जल्दी आना चाहिए। जितना जल्दी ये आएगा उतना जल्दी हम ये 2 करोड़ विदेशी या जितने भी संख्या है उसका, उससे निदान पाने की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आप 68 लोग क्यों नहीं भेज पा रहे। सिर्फ 68 लोग, और सुप्रीम कोर्ट कहती है क्यों नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे। अभी तो हमें 2 करोड़ लोगों को भेजना है। तो एक लंबा बड़ा काम है, तुमसे भी बड़ा मुश्किल होगा, तुमसे भी बड़ा होगा, और तुमसे भी ज्यादा मुश्किल होगा। पर जैसे कुंभ अच्छी तरह संभाल लिया, तो ये भी संभाला जा सकता है। भारत की बहुत जबरदस्त बड़े बड़े काम करने की क्षमता है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, राजेश जी बड़े प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी हैं। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि पिछले वीडियोस में भी हमने इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन चूंकि अगर आपके कोई भी कानूनी चीज़ों को लेकर कोई प्रश्न है या आपको लगता है कोई ऐसा विषय उठाना चाहिए, तो हमारे को आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जल्दी मिलेंगे, एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि कानूनी विषयों को लेकर कम से कम जो है, जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो 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 लोग विशेषज्ञ नहीं हैं, उनकी जो आपको सलाहें मिलती हैं, उसको थोड़ा जरा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि कानून का थोड़ा सा भी उल्लंघन करने से आपके जीवन में काफी उलट पलट हो सकता है। जी बेहतर बिल्कुल। ये है कि खासकर मैं ये स्वास्थ्य वाले विषय में भी राजेश जी मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हर आदमी जो है वो आजकल स्वास्थ्य की जो है ना, आप देख लीजिए कि खड़े हाँ। होकर पानी पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, लेट के खड़े पानी होके पीना पानी, चाहिए। मटर को खा रहे हो, सुबह सुबह मटर हाँ, को खा रहे हो। तो अच्छा ऐसा लगता है अगर आप इनको देख लेना, आप जब से पैदा हुए हो आपने सांस भी जो है वो ठीक ढंग से नहीं लिया है। मतलब हाँ। आप जीवन पूरी तरह से जो है ना वो हर चीज आपने गलत की है। तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि थोड़ा जरा इस चीज का ध्यान रखें। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।